हाँ तो बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। इंग्लिश में इक्वेटोरियल पोजीशन, ट्रांसवर्सल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या बी पोजीशन कहते हैं। तो हम इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आना चाहिए या जो हमें पहले समझना है वो ये है कि निरक्षीय स्थिति होती क्या है। तो अगर कोई विद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, उसके लंबवर्धक पर अगर कोई बिंदु स्थित होता है, लंबवर्धक सभी बच्चे जानते होंगे। लंबवर्धक एक ऐसी रेखा जो किसी रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है और उस पर लंब होती है, उसे हम लंबवर्धक कहते हैं। तो लंबवर्धक पर अगर कोई बिंदु स्थित है तो वो उसकी निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। ये लंबवर्धक है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, चाहे वो किधर भी स्थित है, चाहे वो ऊपर की ओर चाहे वो नीचे की ओर, इस पर, तो उसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। लंबवर्धक पर स्थित कोई बिंदु उसकी निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। अब हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या मेथड है हमारे पास? वही बिंदु आवेश दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों आवेशों के कारण अलग अलग ज्ञात करें और उनका परिणामी निकालें। तो मान लिया हमने इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। तो यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या मेथड? पहले एक के कारण निर्धारित करें। पहले प्लस क्यू कारक के कारण निर्धारित करें। प्लस क्यू के कारण आवेश से दूर की ओर, यह आवेश से दूर की ओर आया। ध्यान देना है, हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं। पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि निरक्षीय स्थिति क्या है। तो निरक्षीय स्थिति है लंबवर्धक पर स्थित बिंदु निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। तो हमने मान लिया मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मेथड क्या यूज करेंगे? दोनों आवेशों के कारण अलग अलग ज्ञात करके हम उनका सदिश कर देंगे। तो पहले धनावेश के कारण आवेश से दूर की ओर E1 हो गया और ऋणावेश के कारण जो होगा वो हो जाएगा आवेश की ओर। ऋणावेश के कारण आवेश की ओर हमने दोनों के कारण अलग अलग निर्धारित कर दिए। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालनी है वो इनके परिणामी के बराबर होगी। अब परिणामी हम कैसे निकालें? हमने एक रेखा, ये समांतर रेखा खींच दी द्विध्रुव के। लंबवर्धक का ये गुण होता है कि उसके ये लंबवर्धक है, जैसे वो रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है और 90 डिग्री पर होता है और इस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, लंबवर्धक पर अगर कोई भी बिंदु स्थित है तो वो दोनों सिरों से बराबर दूरी पर होता है। तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है, इस माने ये कोण भी बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा। बच्चे समझ रहे होंगे। पहले हमने दोनों आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण किया। धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर, ऋणावेश के कारण आवेश की ओर। अब हम इनका परिणामी निकालना चाह रहे हैं। तो परिणामी एक तो मेथड यही हो गया कि समांतर चतुर्भुज का नियम अप्लाई कर दें, और एक दूसरा मेथड ये हो गया कि घटक करके बताएं। हम तुम्हें यहां पे घटक करके बता रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी जो हमें चित्र में दिखाई पड़ रही है वो कलेक्ट करी। हमने कहा ये भुजा बराबर होगी तो ये कोण भी बराबर होंगे।
इस त्रिभुज में। तो ये कोण, तो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये इसके समांतर रेखा खींची है हमने, तो ये संगत कोण हो गए, संगत कोण बराबर होते हैं। ये तो ये रेखा काट रही है इन दोनों को, तो ये एकांतर कोण हो गए, तो एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। बच्चे क्लियर हो गया कि ये कोण संगत कोण है, क्योंकि दो रेखाएं अगर समांतर है, रेखा काट रही है, तो ये संगत कोण होते हैं। और इस तरीके से ये एकांतर कोण होते हैं, तो ये एकांतर कोण भी बराबर होते हैं यदि रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। अब हम यहां पे घटक करके किस तरीके से ज्ञात करेंगे ये बता रहे। E1 के दो घटक हो गए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। एक घटक ये हो गया E1 cos थीटा, जिधर से कोण बनता है उस दिशा में घटक हम cos में लिखते हैं कंपोनेंट। और ये घटक हो गया, ये कंपोनेंट हो गया E1 sin थीटा। एक घटक हो गया E1 cos थीटा और एक घटक हो गया E1 sin थीटा। इसी तरीके से E2 के घटक करें। ये घटक हो गया E2 cos थीटा और इधर की ओर E2 का घटक हो गया E2 sin थीटा। ध्यान देना बच्चों को, पहले E1 के घटक करें, जिस दिशा से कोण बनता है उस दिशा में घटक cos में होता है, E1 cos थीटा, और इस दिशा में E1 sin थीटा। फिर यहां से घटक किया, ये E2 cos थीटा और ये E2 sin थीटा। यहां से हाथ थोड़ा यहां लिख दें। जिधर से घटकों के बारे में बच्चों को मालूम होगा, जिधर से कोण बनता है उस दिशा में घटक cos में और उसके लंब दिशा में sin में। अब हम इन दोनों का परिणामी अलग निकालेंगे और इन दोनों का परिणामी अलग निकालेंगे। अब हम यहां पर ये देख रहे हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर दूरी पर है। यहां हम पहले करते हैं E1 E2 ज्ञात कर लेते हैं। ये तो हमने घटक कर दिया, हमें एक आइडिया लग गया क्या तरीका हमने अब हो गया कि पहले हमने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला, आवेश से दूर की ओर, माइनस क्यू आवेश के कारण निकाला, आवेश की ओर। फिर हमने इनके घटक कर दिए, ये कोण इसके बराबर संगत कोण, ये कोण इसके बराबर एकांतर कोण। फिर हमने इसके घटक कर दिए E1 जिधर से कोण बनता है उधर cos में, जिससे उसके लंबवत दिशा में sin में, उसी तरीके से ये cos में और ये sin में। अब हमारा मेथड ये होगा कि इनका परिणामी अलग निकालेंगे, इनका परिणामी अलग निकालेंगे। तो उसको अब हम देखते हैं, पहले हम E1 E2 निकाले, उसके बाद बात करेंगे। तो यह पहले हम इस त्रिभुज को देखें, त्रिभुज हमें ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, इस डिस्टेंस को लिख लें पहले हम। पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला देखो त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम, ये कर्ण का वर्ग बराबर भुजा का वर्ग प्लस भुजा का वर्ग। ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस L है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये भी हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो पहले प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण E1 इक्वल्स टू स्मॉल k इंटू क्यू अपॉन AP स्क्वायर, AP। तो इक्वल्स टू हो जाएगा, बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला लगा, इस स्मॉल k लिखना है Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दिशा AP के अनुदिश प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर, AP के अनुदिश, यह ना AP के अनुदिश प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर, प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर।
ये प्लस क्यू आवेश के कारण निकालनी है, दिशा भी निर्धारित करनी। अब माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर K इंटू क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर। बीपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, K इंटू क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर की वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिशा दिशा है बीपी के अनुदिश आवेश की ओर माइनस क्यू आवेश के कारण। बीपी के अनुदिश आवेश की ओर माइनस क्यू आवेश की ओर लिखेंगे, माइनस क्यू आवेश की ओर। तो ये हमने E1 और E2 की वैल्यूज निर्धारित कर लिया और इसमें हमें एक बात दिखाई पड़ रही है कि दोनों के मान बराबर है, परिमाण बराबर है। तो अब हम यहां पर देखें, अब पहले हमें इन दोनों का परिणामी निकालना पड़ेगा। हमें परिणामी निकालना है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का, और फिर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का, फिर उसके बाद देखेंगे क्या है। तो देखिए, अभी हमने देखा E1 और E2 के परिमाण बराबर है, थीटा बराबर है, तो इन दोनों का परिणामी शून्य हो जाएगा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा का परिणामी क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो केवल कौन बचा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता जो हो जाएगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगी, दोनों की दिशाएं समान है तो दोनों जुड़ जाएंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। वैल्यूज रखें, K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस स्मॉल k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये हो गया k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा, तो इक्वल्स टू k इंटू 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू देखें, कॉस थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार बटे कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण। इस वाली त्रिभुज में आधार कौन है, ये L है, और कर्ण ये वैल्यू है, तो L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो गया L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और सॉल्व करें, k इंटू स्मॉल k इंटू क्यू इंटू 12 लिख दे रहे हैं इसे, डिवाइडेड बाय ये 1/2 घात है, अंडर रूट का मतलब 1/2 घात, ये 1 घात है पूरे की। बच्चे ध्यान देंगे, ये 1/2 घात है अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, और ये जो है वो 1 घात है। इसको हम एक बार चाहे ऐसे लिख दें, q इंटू 12 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2। तो ये q इंटू 12 क्या हो गया, स्मॉल p विद्युत ध्रुव आघूर्ण। q इंटू 12 जो हो गया वो हो गया स्मॉल p विद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो E बराबर स्मॉल k इंटू स्मॉल p अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2। स्मॉल k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, स्मॉल k की जगह 1/4πε0 कैपिटल K इंटू P अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हमारे पास आया विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये निर्वात या वायु में स्थित है, निर्वात अथवा वायु में स्थित है द्विध्रुव, द्विध्रुव जो है निर्वात या वायु में स्थित है, तो K की कैपिटल K की वैल्यू 1 हो जाती है। तो E इक्वल्स टू हो जाता है 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2। छोटे द्विध्रुव के लिए यदि L इज वेरी लेस देन R है तो L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लो। L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर E बराबर क्या हो गया, 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये फाइनली फॉर्मूला हमारे पास आ गया, E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यूब, क्योंकि 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल वैल्यू ये आ गई हमारे पास, E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यूब। तो ये है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब फाइनल दिशा की बात आई। दिशा क्या दिखाई जाएगी, देखो ये तो निरस्त हो गया। अब जब इन दोनों के हमने घटक कर दिया तो अब इन दोनों का तो कोई मतलब नहीं सोचने का, इन दोनों का परिणाम ही शून्य हो गया, तो केवल यही बचा, तो इसी दिशा में होगा। इसी दिशा का क्या मतलब, ये माइनस क्यू आवेश था, ये प्लस क्यू आवेश था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के रेस्पेक्ट में कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर से किधर है, माइनस से प्लस की ओर, तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है और विद्युत द्विध्रुव के समांतर है। अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव की दिशा में था, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में था, और यह यहां विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत कहेंगे क्योंकि इसके विपरीत है। विद्युत द्विध्रुव के समांतर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत। विद्युत द्विध्रुव के समांतर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत। तो ये फाइनल बात हो गई कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चे डायग्राम पहले बना के, जैसे तुम्हें समझाया गया पहले डायग्राम बना के, ऐसे डायग्राम बना के सीखेंगे, तब उसके बाद उसको ड्राइव करके देखेंगे।